टीचिंग एप्टीट्यूड ये हमारा सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स से देखा था टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ कॉन्सेप्ट भी हम देखे, उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट आज भी हम देखेंगे, उसी को हम आगे बढ़ाएँगे, कुछ नया जानने का प्रयास करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा उसी को थोड़ा एक मॉडिफाई करते हैं, उसको थोड़ा-सा कुछ उसमें ऐड करते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। कौन-कौन से ऐसा टॉपिक होगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम बात करते हैं आज। तो लास्ट क्लास था उसमें एक छोटा-सा गलती था उसमें ये टाइपिंग वाला ठीक कर लीजिए इसको। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आस-पास के वातावरण जैसे परिवार, समाज, मित्र से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये नहीं वाला यहाँ पर हटा दीजिए। आपका जब जन्म होता है और आपकी मृत्यु होती है तो इस दौरान आप जिनसे मिलते हो, जो आपको दिखाई देता है उन सबसे आप सीखते हो। तो ये क्या है टीचिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है। चलते हैं आज का विषय हम पढ़ते हैं। जो टीचिंग है, इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षण का क्या अर्थ होता है? शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का जो अर्थ होता है, वो है शिक्षा प्रदान करना। लेकिन ये जो शब्द है आपके पास में, शिक्षा जो शब्द है, इसके अंतर्गत आपको ईडीयू ये रूट वर्ड है इसका ईडीयू यानी शिक्ष से ये धातु है और उसी से ये निकलता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना इसका अर्थ होता है कुछ प्राप्त करने की बात इसमें की जाती है, कुछ जानने का इसमें हम प्रयास करते हैं। लेकिन हमें क्या जानना है? हमें हमारी जो लर्निंग है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? हम जो लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं, वो किस प्रकार का होना चाहिए? हमें क्या सीखना चाहिए? और एक टीचर के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहिए? तो इन सब पर कुछ बात हम करेंगे और इसी को हाइलाइट करने के लिए, ये उद्देश्य बताने के लिए लर्निंग का क्या उद्देश्य होता है, तो इसके लिए यूनेस्को के द्वारा एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम है डेलोर कमीशन और ये बनता है 1989 के अंतर्गत ये कमीशन बनता है। इसका रिपोर्ट आता है 1996 के अंतर्गत इसका रिपोर्ट आता है और इसका ये टॉपिक रहता है लर्निंग द ट्रेजर विथिन ओके विदिन ये इसका सब्जेक्ट होता है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि 21 सेंचुरी के अंतर्गत हमें किस प्रकार से लर्निंग करना है, हमें अपने स्टूडेंट्स को किस प्रकार से बताना है और उसको किस प्रकार से बनाना है, हमें एक स्टूडेंट को किस प्रकार से बनाना है, इस पर बातें इसमें की गई थी इससे डेलोर कमीशन के अंतर्गत। तो 21 सेंचुरी की बात की जाती है कि एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का होना चाहिए, एक जो लर्निंग है उसका पर्पज़ क्या होना चाहिए। तो लर्निंग का जो पर्पज़ है ये इसने बताया अपनी इसी रिपोर्ट में जो कि 96 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया कि जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसमें मानवाधिकार का प्रसार होना चाहिए। मानव और मानव के बीच का जो संबंध होता है, प्रेम जो संबंध होता है, उस प्रकार को आपको लर्निंग करना है जिससे मानव और मानव के बीच में अच्छा संबंध बने, ना कि कोई संघर्ष हो। संघर्ष नहीं होना चाहिए। मानव और मानव के बीच में हमें इस प्रकार का एक लर्निंग करवाना है, अधिगम करवाना है जिससे प्रेम बढ़े। मानव अधिकारों की बात इसमें हम कर सकते हैं, मानव और मानव के बीच में। सामाजिक उत्तरदायित्व की इसमें बात की जाती है। आजकल क्या होता है कि जो कुछ होते हैं अपने आप को ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझते हैं, वो कहते हैं कि समाज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जो भी किया है हम ही ने किया है। लेकिन वो भूल जाते हैं जब से आपका जन्म होता है और मृत्यु होती है, जो भी आप सीखते हो समाज से ही सीखते हो। तो आपको बनाने में समाज का योगदान होता है, तो समाज के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आपको निभाना होगा। समाज के लिए भी आपको कुछ करना होगा। एक समय तक समाज आपको देता है और एक समय के बाद में समाज को वापस आपको रिटर्न करना होगा। ओके, आगे इसमें सामाजिक समानता आपका लर्निंग इस प्रकार से होना चाहिए कि समाज के अंतर्गत जो भी क्लास रहते हैं उनमें इक्वलिटी आ जाए, समानता आ जाए। आपको ये नहीं पढ़ाया जाए कि समाज के अंतर्गत वो उस जाति का है, वो उस धर्म का है, ऐसा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। आपकी जो लर्निंग है उससे इक्वलिटी आनी चाहिए। समाज के अंतर्गत पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आपका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लोकतंत्र के अंतर्गत जो कुछ भी किया जाता है, जैसे सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपका लर्निंग इस प्रकार से होना चाहिए कि सरकार के विरोध में आप जा सको। सरकार के विरोध में यदि आप जाते हो, तो ये हम कह सकते हैं कि आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो रहा है। यदि सरकारें अच्छा कर रही है, तो आपका उसको सपोर्ट भी देना चाहिए। यदि उसकी नीतियाँ गलत है, तो आप उसके विरोध में भी जा सकते हो। यही होता है राष्ट्रवाद, यही होता है देशभक्ति।
ओके, तो आपको इस प्रकार से आपका लर्निंग करना है। सही सुनता की हम बात करें, टॉलरेंस की हम बात कर सकते हैं, जिसमें यदि आपके आस-पास कोई रहता है, तो उसके प्रति आप सही सुन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अग्रेसिव हो जाओ और उनके पास में हथियार लेके पहुँच जाओ। आपके पास में दूसरा धर्म का है, वो कुछ कर रहा है और आप अग्रेसिव हो गए और उसको मारने के लिए दौड़ पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो माइंड है एकदम शांत रहना है, दूसरा कर रहा है उसको भी करने दीजिए और आप जो कर रहे हो, अपने से खुद से भी करते रहिए। एकदम सही सुन आपको होना है। सहकारी भावना की हम बात करें, कोऑपरेटिव स्पिरिट की हम बात कर सकते हैं। समाज के बीच में आपको कोऑपरेशन करके चलना है, समाज में जो भी रहते हैं उनके साथ में सहयोग आपको स्थापित करना है, मिल-जुल कर आपको काम करना है। तो इस प्रकार का आपका स्पिरिट होनी चाहिए, आपकी भावना होनी चाहिए, आपकी जो आत्मा है वो इस प्रकार की होनी चाहिए। क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, कुछ बनाना चाहिए आपको। आप जो भी कर रहे हो कुछ बनाने के ऊपर फोकस कीजिए, ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हो। आप जो भी लर्निंग करते हो उसका पर्पज़ होना चाहिए क्रिएटिविटी, समाज के लिए कुछ नया कर सकें, समाज में जो प्रॉब्लम है उसका हम समाधान कर सकें और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पर्यावरण के अंतर्गत जो भी कुछ है वो आपको उसके प्रति सेंसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पेड़-पौधे उनको काटना शुरू कर दो, जीव और जितने भी पेड़-पौधे रहते हैं, जीव होते हैं, पशु रहते हैं, उनको समाप्त कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम पॉल्यूशन करना है, पेड़-पौधों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाने। इस प्रकार से आपको समाज और समाज के साथ में आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए और जो एनवायरनमेंट है, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसके साथ में आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, एकदम संवेदनशील होना चाहिए। आपको ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि जब तक हमारा एनवायरनमेंट रहेगा, हमारी प्रकृति रहेगी, तब तक ही आप रह सकते हो। यदि हमारा एनवायरनमेंट ही खत्म हो गया, तो आप भी नहीं रह पाओगे। शांति को बढ़ावा देने वाला लर्निंग होना चाहिए। अहिंसा को बढ़ावा देने वाला, प्रेम को बढ़ाने वाला, इस प्रकार की आपकी लर्निंग होनी चाहिए और इसी को बढ़ावा हमें देना है। ये सब कहा इसने डेलोर कमीशन ने कहा 96 के अंतर्गत यूनेस्को को। यूनेस्को को ये अपनी रिपोर्ट सौंप देता है 96 के अंतर्गत और ये सब कहा कि लर्निंग इसी प्रकार का होना चाहिए, इसी प्रकार का लर्निंग होना चाहिए। तो ये था यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन की कुछ बातें। आगे ये कुछ और भी कहता है, डेलोर कमीशन यहीं पर नहीं, अपना एक कॉन्सेप्ट भी देता है आगे। ये है पिलर्स ऑफ लर्निंग, 4 पिलर यहाँ पर दिए जाते हैं। लर्निंग के अध्ययन जो हम लर्निंग करते हैं, अधिगम हम करते हैं, सीखते हैं हम, उसके 4 पिलर है, 4 खंभे हम बोल सकते हैं, इसके 4 पिलर है यहाँ पर। 4 पिलर की यहाँ पर बात की जा रही है लर्निंग की और ये यूनेस्को द्वारा स्थापित जो डेलोस जो कमीशन है, उसी में ये सब कहा गया। ये सब इसी के अंतर्गत कहा गया, ये जो डेलोर कमीशन है, जो कि 96 में अपनी रिपोर्ट देता है, तो ये सब बातें इसी से जुड़ी हुई है। तो ये क्या कहता है लर्निंग के बारे में? 4 बातें हैं। लर्निंग टू नो यानी जानना। Acquire knowledge and understanding and think critically about और complex and changing world। आप जो भी नॉलेज प्राप्त करते हो, इससे ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपके सोसाइटी के, आपके देश के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको आपको समझना है और समाज के लिए कुछ नया करना होगा आपको। तो इसमें बात की जाती है लर्निंग टू नो यानी जानना। कुछ जानते हो आप, कुछ आप जब पढ़ाई करते हो तो कुछ ना कुछ जानते हो, तो आपको पहले नॉलेज प्राप्त करना है, कुछ समझ विकसित करनी है, अंडरस्टैंडिंग, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको और फिर इस कॉम्प्लेक्स जो आपका वर्ल्ड है, इसको बेहतर आपको बनाना है। ये सब इसमें कहा गया। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया लर्निंग टू डू। आप लर्निंग कैसे कर सकते हो? करके सीखना, करके सीखना, इसको और हम देखेंगे बाद में। करके सीखना, कोई भी आप जब लर्निंग करते हो तो कुछ खुद से कीजिए, खुद से कुछ काम कीजिए। जैसे कुछ प्रैक्टिकल हम करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, मेडिकल के अंतर्गत करते हैं, साइंस के अंतर्गत, सब में कुछ किया जाता है। पहले कुछ प्रैक्टिकल किया जाता है, कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें किया जाता है। तो करके सीखना, पहले अपने हाथों से कीजिए, अपने खुद से कुछ काम कीजिए, उससे आप जब सीखते हो, उससे कुछ लर्न करते हो, तो इसी को कहते हैं हम लर्निंग टू डू। कुछ करके हम इसमें सीखते हैं। तो लर्न टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल कम्युनिटीज। ओके, तो आप कुछ सीखोगे, इस समाज में आप सीखोगे, उस राष्ट्र में आप समझोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे, इस विश्व में जो भी आप है, तो इसमें आप कुछ देखोगे, फिर खुद से करोगे और फिर खुद से करके कुछ ना कुछ आप लर्न करोगे। तो ये सेकेंड पिलर है हमारा लर्निंग टू डू। और तीसरा है लर्निंग टू बी। तीसरा पॉइंट है इसमें स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, खुद को जानना।
मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? हू एम आई? कौन हूँ मैं? इस प्रकार से खुद को जानने का प्रयास इसमें किया जाता है। हू एम आई? हू एम आई? ऐसी बात की जाती है, कौन हूँ मैं? ओके, तो इस प्रकार का प्रयास इसमें किया जाता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? खुद को जानने का प्रयास किया जाएगा। आपका लर्निंग इस प्रकार से होना चाहिए कि आपने अपने जीवन में अभी तक क्या किया है, आप अभी भविष्य में क्या करोगे, आपका एक्जिस्टेंस किसके लिए है, आपका अस्तित्व किसके लिए है, आप समाज के लिए कर रहे हो, राष्ट्र के लिए कर रहे हो, विश्व के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, आखिर आपका एक्जिस्टेंस है कैसे? कैसे हो आप, किसके लिए हो? तो खुद को जानने का इसमें प्रयास किया जाता है, अपने जीवन के पर्पस को जानने का प्रयास किया जाता है कि हमारे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो ये था थर्ड पिलर इसमें और फोर्थ पिलर इसमें लर्निंग टू लाइव टुगेदर यानी समाज के साथ में साथ-साथ रहना। समाज के लिए आपका लर्निंग इस प्रकार से होना चाहिए कि वो उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी। चौथा लिख लीजिए समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए आपका लर्निंग। समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। आप जो भी लर्निंग करते हो, वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, तो ये बात भी इसमें कही जा रही है। तो ये 4 पिलर यहाँ पर बताए गए हैं, चारों को आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, तो नहीं पूछा है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है। इसको आप देख लीजिए 4 पिलर कौन से? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लास्ट है लर्निंग टू लाइव टुगेदर। तो ये 4 पिलर है यहाँ पर, चारों को आपको देखना है कि किसमें क्या-क्या होता है। आगे हम बात करें, अभी तक हमने कुछ पॉइंट्स देखे, उसी को हम थोड़ा और समझते हैं। जैसे हमने अभी बात किया लर्निंग टू डू की हमने बात किया। ये भी एक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। लर्निंग टू डू यानी इसमें कुछ करके सीखा जाता है और कुछ करके सीखा जाता है। इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दिया गया था जॉन डेवी के द्वारा। जॉन डेवी ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत काम किया जिसको हम प्रैग्मैटिज्म हम कहते हैं, इसको हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लर्निंग टू डू कुछ करके हम सीखते हैं। इस प्रकार की जो अवधारणा है वो जॉन डेवी के द्वारा दिया गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रयोजनवाद या इसको हम प्रयोगवाद भी कहते हैं। दोनों एक ही, एक्सपेरिमेंटलिज्म आप कह सकते हो, प्रैग्मैटिज्म आप कह सकते हो, जिसमें हम कुछ करके हम सीखते हैं। ओके, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, जॉन डेवी, जो कि लर्निंग टू डू की बात करते हैं। सेकंड हम बात करें लर्निंग टू बी, स्वयं को जानना, आपका एग्जिस्टेंस किस लिए है, किस लिए आपका एग्जिस्टेंस है, किसके लिए है, आप कौन हो, अपने बारे में जानना। जो फिलोसोफर होते हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं, अपने को जानने का वो प्रयास करते हैं, आखिर हम है कौन, कौन हूं मैं। ओके, तो इस प्रकार की बातें की जाती है और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किरकेगार्ड के द्वारा दिया गया था, अस्तित्ववाद का कॉन्सेप्ट। लर्निंग टू बी किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हम कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस पर ध्यान दिया जाता है और ये कॉन्सेप्ट है अस्तित्ववाद का, किरकेगार्ड का। ओके, तो ये हो गया इसमें स्वयं को खोजना, अपने आप को खोजने का प्रयास किया जाता है, खुद को डिस्कवर इसमें किया जाता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा इस संसार में जन्म क्यों हुआ है, किसके लिए हुआ है। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया जाता है। फिलोसॉफी के अंतर्गत ये पढ़ा जाता है एग्जिस्टेंशलिज्म। ओके, डिटेल से इसमें पढ़ा जाता है, लेकिन आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किरकेगार्ड इसमें इसके साथ में जुड़े हैं, जॉन डेवी इसमें जुड़े हुए हैं प्रयोगवाद के साथ में, यानी लर्निंग टू डू की बात इसमें की जाती है। और अगले लिए आपका लर्निंग उपयोगी होना चाहिए समाज के लिए, समाज के लिए आपका लर्निंग होना चाहिए। इस प्रकार की बातें किसके द्वारा की जाती है, वो है वाइगोस्की के द्वारा। वाइगोस्की क्या कहते हैं, टू लाइव टुगेदर, समाज के लिए आपका लर्निंग उपयोगी होना चाहिए। ओके, तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। किरकेगार्ड क्या कहते हैं यहाँ पर, वाइगोस्की यहाँ पर क्या कहते हैं, जॉन डेवी क्या कहते हैं। मिलाने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। ओके, इस प्रकार से मिलाने वाला पहले पूछा था, अभी नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैसे हम, ये कौन सा किसके साथ में जुड़ा हुआ है। और एक होता है नेचुरलिज्म जो कि डाल्टन के साथ में जुड़ा है, यानी इसमें क्या होता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति से आप सीखते हो। प्रकृति में जो आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, पशुएं आपको दिखाई देते हैं, चिड़िया आपको दिखाई देती है सुंदर सुंदर। ओके, आपको पेड़ पौधे ये सब बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देता है, इससे आप सीखते हो।
ओके, आप इनके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कुछ प्रैक्टिकल इनके साथ में कर सकते हो। जैसे कोई पेड़-पौधा आपके सामने है, तो आप उस पर जाओगे, ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, ऐसे कुछ सीख सकते हो इससे नेचर के साथ में। तो जब आप नेचर के साथ सीखते हो, नेचर के द्वारा आप सीखते हो, नेचर के साथ और नेचर के द्वारा आप सीखते हो, तो इसको हम कहते हैं प्रकृतिवाद, नेचुरलिज़्म हम कहते हैं। डाल्टन ज़्यादा समझने के लिए है तो बहुत कुछ हमारे पास में, लेकिन हमें पढ़ना है इनको, हमें ये सब कंप्लीट हमें करना है। कौन किसके साथ में जुड़ा हुआ है, इतना ही क्वेश्चन आता है, लेकिन छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और इन शब्दों का प्रयोग किया जाता रहता है, जैसे अस्तित्ववाद है, प्रयोजनवाद है, ये शब्दों का प्रयोग कहीं न कहीं स्टेटमेंट में भी किया जाता है, ओके? तो क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर स्टेटमेंट आएँगे, तो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें शब्दों का पता होगा कि क्या होता है एक्सटेंशनलिज़्म क्या होता है, प्रैग्मैटिज़्म क्या होता है, नेचुरलिज़्म क्या होता है और बायोगास्की का कॉन्सेप्ट ये सब क्या है। यदि आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ओके? आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड है हमारा, कुछ पॉइंट्स पर मैंने बात किया था। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात मैंने लास्ट क्लास में आप सभी से किया था कि जो लर्निंग है उसका पर्पस होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें हमने देखा कि एक मानव का जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसका शारीरिक विकास होना चाहिए। दूसरा हमने देखा कॉग्निटिव, उसका मानसिक विकास होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास उसका होना चाहिए। तीसरा हमने देखा सामाजिक और चौथा हमने देखा इमोशनल हमने चौथा देखा, ओके? तो जिसको हम संवेगात्मक कहते हैं, संवेगात्मक हिंदी में शब्द है इसका। तो इस प्रकार के हमने बात किया था लास्ट क्लास के अंतर्गत कि ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए, जैसे शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, संवेगात्मक विकास होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से और देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग लास्ट टाइम जब पेपर लगे थे उसमें 3 क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। ओके, एक एग्जाम नहीं, कई सारे पेपर लगते हैं इसमें, 8-10 पेपर लगते हैं। तो वहाँ उसमें ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है, कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा जो फोकस रहेगा इसके ऊपर रहेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आखिर क्या होता है, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और यदि हम शारीरिक विकास की बात करें, तो आजकल आप देखोगे कि जो भी स्कूल है वहाँ पर कुछ टीचर्स होते हैं, जैसे योगा के टीचर होते हैं, स्पोर्ट्स की कुछ क्लासेस चलती रहती है। तो स्पोर्ट्स की क्लासेस चलती है, यहाँ पर योगा होते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर का विकास होता है। तो एक किसी भी स्कूल और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप ये सब आप देखते रहते हो। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो क्यों की जाती है? क्योंकि हमें करना है अपना ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करना है, तो हमारे शरीर का भी विकास होना चाहिए। अगली हम बात करें, एक सामाजिक की हम बात करें, तो समाज को हम समझ सकें। आपका जो रिलेशन है वो इस प्रकार से होना चाहिए समाज के साथ में कि आप समाज के बेहतरी के लिए काम कर सको। समाज वही होता है जिसके साथ इंटरेक्शन आप कर सको, उसके साथ में अपनी प्रॉब्लम्स आप बता सको और समाज भी आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपके सामने आ गया तो आपकी सोसाइटी का भाग हो गया। कोई भी अनजान व्यक्ति सोसाइटी का भाग नहीं होता, जिनके साथ में आपका इंटरेक्शन रहता है, आपके आस-पास जो लोग रहते हैं, उन्हीं को हम सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी का जो एक मीनिंग है वो बड़ा मीनिंग होता है, लेकिन हमें इतना समझना है कि आपके आस-पास जो लोग रहते हैं, जिनके साथ में आपकी जान-पहचान है, इंटरेक्शन होता रहता है, उसी को हम समाज के अंदर के शामिल करते हैं। और जब भी क्वेश्चन आए तो आपको उसी अकॉर्डिंग देखना है कि क्या क्या हमारे समाज के साथ में कोई रिलेशन है कि नहीं? समाज के अंदर जो व्यक्ति है उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है कि नहीं? अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस पर। एक है मानसिक, तो इसको हमें समझना है। मानसिक जो डेवलपमेंट की बात की जाती है इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें एक मुख्य रूप से पॉइंट है। मानसिक विकास के अंतर्गत एक पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसी को आज हम देखेंगे आगे। और क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, लास्ट समय भी 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। एक क्वेश्चन आया था सामाजिक वाले से, एक आया था ओके जो सोशल डेवलपमेंट है वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा-सा
कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा-सा है इसमें ये पहले नहीं पढ़ना होता था हमें ये सब, पहले तो बहुत आसान से क्वेश्चन आते थे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत, लेकिन ट्रेंड्स चेंज हो गया है पिछले 2-3 एग्ज़ाम से कुछ-कुछ बदल चुका है, कुछ नहीं काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको थ्योरेटिकल आपको तैयार होना पड़ेगा। तो हमारा पॉइंट है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, ये हमें देखना है। ये हमें देखना है कि इसमें क्या-क्या है। तो जीन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है, यानी मानसिक विकास का है, जिसमें कहा जाता है कि बच्चे अपनी गतिविधियों से सीखते हैं, जो एक्टिविटी वो करते रहते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उससे उनका डेवलपमेंट होता है, उनका मानसिक विकास होता है। इन सबको हमें देखना है, आखिर वो क्या कहते हैं, इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें वो क्या कहते हैं, ये आपको देखना है और इसमें भी 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 4 पॉइंट कौन-कौन से हैं। 4 पॉइंट इसमें देख लीजिए। पहला है इसमें 4 पॉइंट है इसमें पहला पॉइंट है, चारों को आपको नोट करना है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, हिंदी में इतना टफ है, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हम कहते हैं। ये पहली स्टेज होती है जो कि 0 से 2 वर्ष तक आती है। 0 से 2 वर्ष तक एक अवस्था आती है, लर्निंग की जो अवस्था आती है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी हमारा जो मानसिक विकास है वो किस प्रकार से होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता किस प्रकार से आगे बढ़ती है, हम किस प्रकार से लर्निंग करते हैं और लर्निंग के साथ में ही हम किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं किसी विषय वस्तु को। तो इस रूप में इसको 4 भागों में बाँटा गया है जीन पियाजे के द्वारा और पहला है इसमें ये, ओके। और इसमें क्या होता है कि इंद्रियों की सहायता से हम वस्तुओं का अनुभव करते हैं। 2 साल का जो बच्चा होगा, 0 से 2 साल तक बच्चा होगा, उसको किसी का कुछ भी नहीं पता होता है। ओके, कुछ भी उसको एहसास होता है, हल्का-फुल्का एहसास से 2 साल तक के बच्चों को होता है, लेकिन इसको आपको नहीं समझना है कि आगे क्या होता है, ये इतना डिटेल से आपको नहीं जानना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कुछ होता है, इन्होंने 4 पॉइंट्स बताए और इनका आयु कब-कब होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, कब से क्या-क्या होता है। जैसे पहला है इसमें संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय मानक अवस्था पहला हो गया, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। दूसरे की बात करें तो ऑपरेशनल स्टेज होता है ये दूसरा, जो कि 2 साल से 7 साल तक होता है। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बच्चा नकल करने की प्रवृत्ति हो जाती है, जैसा हम कुछ करते हैं, तो जो बच्चा होता है वो भी वैसा ही करेगा और थोड़ा-थोड़ा सीखना भी वो प्रारंभ कर देता है 2 से 7 साल तक और इसको हम क्या बोलेंगे? इसके लिए शब्द काम में लिया गया है ऑपरेशनल स्टेज और तीसरा जो जीन पियाजे ने जो शब्द काम में लिया गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहा जाता है और ये 7 से 11 या 12 7 से 11 वर्ष तक यही होता है जहाँ पर हम तर्क शक्ति का प्रारंभ कर देते हैं। हम जो तर्क शक्ति यानी लॉजिकल हम कुछ-कुछ सोचना समझना प्रारंभ कर देते हैं, हम कुछ तर्क-वितर्क करना प्रारंभ करते हैं, हल्का-फुल्का हम कर सकते हैं। तो ये तीसरा स्टेज होता है और चौथा जो स्टेज है, वो है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ये सबसे लास्ट स्टेज इन्होंने बताया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जो कि 11 से 18 वर्ष तक होता है। यहाँ पर हम फॉर्मल हो जाते हैं, विषय वस्तु को ठीक से हम समझना प्रारंभ कर देते हैं, यानी जब हम एडल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब हम कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आपको 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से एक बालक का, एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसकी 4 स्टेज बताइए, 4 स्टेज इसमें बताई गई है। चारों आपको ध्यान में रखना है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था और लास्ट है औपचारिक संक्रिय अवस्था। चारों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चारों आपको ध्यान में रखना है। इस आधार पर आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस आधार पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में के अनुसार किशोरावस्था विद्यार्थी के किस चरण में होता है? जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जीन पियाजे, इसमें नाम भी आया था, जीन पियाजे का नाम आया था, इसमें नाम लिख लीजिए, जीन पियाजे। ओके, तो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसमें किशोरावस्था
विद्यार्थी के किस चरण में आता है? स्टूडेंट जो बालक होता है उसमें एडल्ट कब होता है? एक एक जो विद्यार्थी है वो एडल्ट कब होता है? किस स्टेज में होता है? ये इसमें पूछा गया है और इसमें 4 आपको स्टेजेस दे रखी है कि कौन-कौन सी 4 होती है। जैसे पहला है इसमें 4 स्टेज दे रखी है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज इसमें दिया है, ए हो गया। दूसरा इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 हो गया। तीसरा इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 3 हो गया और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन ये 4 हो गया। तो 4 स्टेज इसमें दिया है और आपसे ये पूछा गया है कि जो एडल्ट है, व्यक्ति कब एडल्ट होता है? सॉरी, एक जो बालक है, एक जो विद्यार्थी है, वो एडल्ट कब होता है? कौन-सी स्टेज में एक बालक एडल्ट हो जाता है? कैसे वो बड़ा होता है? एडल्ट कब होता है? तो एडल्ट का भी एक आयु सीमा होती है जो आपको देखना है और इसका आंसर आपको देना है कि इसमें क्या होगा? कब एडल्ट होता है एक बालक? तो ये ऐसे नहीं होगा, सीधा-सीधा ये क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ी-सी जानकारी और भी चाहिए। इसको करने के लिए आपके पास में कुछ और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। तो एक जो बालक है, उसको भी हम 3 भागों में बाँटते हैं, 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 या 13 से 18 कर लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हम बाँटते हैं 0 से 6 होता है, जिसको हम शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं, एकदम छोटा-सा होता है उसमें 0 से 6 वर्ष तक, ओके? तो 0 से 6 तक क्या हो गया इसमें शैशवावस्था इसमें हो गई और दूसरा हो गए बाल्यावस्था, जिसको हम चाइल्ड बोलते हैं और तीसरा होता है इसमें किशोरावस्था, थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है बालक, जिसको हम एडल्ट कहते हैं, इसके लिए शब्द काम में आता है एडल्ट, ओके? तो यही आपसे पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि जो किशोरावस्था है, वो विद्यार्थी किस चरण में आता है, किस चरण में आता है? तो हमने कहा यहाँ पर 12 से 18 वर्ष तक हम बात कर रहे हैं और हमने ये भी देखा है कि एडल्ट ये कब होता है? ये आपको बताया ना अभी एडल्ट कब होता है? इसमें ये जो स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन है, जो कि 11 से 18 तक चलता है, ये हमने देखा अभी। तो इसी के अंतर्गत ये आता है, इसी के अंतर्गत ये जो एडल्ट है, ये एडल्ट इसी के अंतर्गत आता है। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो एजुकेशन इनसे नहीं जुड़े हुए यानी बीएड इन एग्ज़ाम्स के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो ये क्वेश्चन उनके लिए मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आप कर सकते हो, यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इनको कर सकते हो कि कैसे, क्या होता है इसमें? तो इनको समझिए, ठीक से समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल रिपीट हो रहे हैं, बड़ी बात है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लगातार। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा, जो लर्नर है उसमें कौन-सी नॉन कॉग्निटिव विशेषता होती है? ये क्वेश्चन है हमारा अधिगमकर्ता की कौन-सी गैर संज्ञात्मक, ये इसको सही कर लेना आप, संज्ञानात्मक होता है इसको हिंदी में, संज्ञानात्मक, ओके? तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि नॉन कॉग्निटिव है? ये आपसे पूछा गया है, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास में। नॉन कॉग्निटिव कौन-सा होता है? पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, दूसरा है रिकॉल, तीसरा है आइडेंटिफाई करना सेंसरी इनपुट्स को और चौथा है सत्य में विश्वास, बिलीव करना ट्रुथ के ऊपर, ओके? तो ये चौथा ऑप्शन है, क्वेश्चन कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को कीजिए कि लर्नर की कौन-सी नॉन कॉग्निटिव विशेषता होती है? कौन-सी नॉन कॉग्निटिव विशेषता होती है? इसको आप देख लीजिए। हमने अभी देखा मानसिक विकास और मानसिक विकास में ही हम कॉग्निटिव को लेते हैं, ओके? मानसिक विकास के अंतर्गत ही हम संज्ञानात्मक लेते हैं और इसमें उन सबको हम शामिल करते हैं जिसमें बुद्धि का प्रयोग हो, इंटेलिजेंसी का जिसमें प्रयोग होता है, बुद्धि का प्रयोग जिसमें किया जाता है, उन सबको हम मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल करते हैं या हम रैशनैलिटी का प्रयोग करते हैं, तर्क-वितर्क जिसमें प्रयोग हम करते हैं, तर्क-वितर्क, ओके? पक्ष और विपक्ष हो सकता है, तर्क करते हैं, उसमें वितर्क हम करते हैं, ओके? तो तर्क हो सकता है, एक पक्ष हो सकता है, एक विपक्ष हो सकता है, इस प्रकार की बातें इसमें की जाती है।
तो जो संज्ञानात्मक विकास है, मानसिक विकास जिसको हम कहते हैं, उसमें बुद्धि का प्रयोग होता है, इंटेलिजेंसी का प्रयोग होता है, सोचने-समझना होता है उसमें। वो भी हमारे पास में क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई भी घटना घट रही है। तो इस प्रकार से कहाँ क्या यहाँ पर हो रहा है, यदि हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। तो क्या इसमें कॉग्निटिव है कि नहीं है? हमें पूछा है नॉन कॉग्निटिव, लेकिन ये तो कॉग्निटिव है, इसमें बुद्धि का प्रयोग होता है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग करना होगा, कुछ लॉजिकल आपको लगाना होगा, उसका आपको प्रयोग करना होगा, तो ये नहीं हो सकता यहाँ पर। दूसरा है रिकॉल आपको करना है, कुछ रिकॉल आपको करना है, कुछ पढ़ा है आपने उसको रिकॉल करना है, कोई घटना को आपको रिकॉल करना है, तो उसके लिए भी इंटेलिजेंसी आपको चाहिए, ओके? जिनका बेहतर इंटेलिजेंसी होता है, बुद्धि जिनकी तेज होती है, वो रिकॉल बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पहले जो भी देखा है, जो कुछ भी पढ़ा है, उसको बहुत जल्दी, बहुत ही शानदार तरीके से वो रिकॉल कर सकते हैं। तो इसमें हम शामिल करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ओके, तो ये भी कॉग्निटिव हो गए क्योंकि इसमें बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, तर्क-वितर्क का प्रयोग हो रहा है और तीसरा है संवेदी आदतों की पहचान, हिंदी में यही शब्द आता है। यदि आप इसको देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि इसको अंग्रेजी में लिखोगे देखोगे तो ये आएगा आइडेंटिटी करना है आपको सेंसरी, संवेदी यानी इंद्रियाँ हो सकती है, इसको आप इंद्रियाँ बोल सकते हो, संवेदी आप बोल सकते हो। तो इंद्रियों को आपको क्या करना है इनपुट इनपुट कौन-कौन सी जो सेंसरी इनपुट होती है उसको आइडेंटिफ़ाई आपको करना है। जब बात आती है आइडेंटिफ़ाई करने की, क्या उसमें बुद्धि का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? आइडेंटिफ़ाई आप बिना बुद्धि के नहीं कर सकते, आपको पहचान करनी है सेंसरी का, कुछ संवेदी जो तत्व है, ओके? जो आपकी सेंसरी आपकी जो इंद्रिय है, यदि आपको उसको समझना है, तो उसके लिए आपको चाहिए इंटेलिजेंस। यदि आपको अपने सामने वाले की इंद्रियों को समझना है कि अगला क्या कर सकता है आगे, हमें उसको समझना है, तो उसके लिए आपके पास में होनी चाहिए बुद्धि आपके पास में होनी चाहिए। तो ये भी नॉन कॉग्निटिव है, ओके? सॉरी ये भी कॉग्निटिव है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा और लास्ट है इसमें सत्य में विश्वास, ये जो शब्द होता है विश्वास करना, बिलीव करना, यानी बिलीव के अंतर्गत स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप देखो कि पहले से ही कुछ छिपा हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं। विश्वास का क्या अर्थ होता है? आप मान लेते हो पहले से ही ईश्वर होता है, ये आपने माना है। या आपने माना है, तो इसमें आपको दिमाग का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप दिमाग का प्रयोग करोगे तो आप बोलोगे ईश्वर नहीं है, आप बोलोगे कि कहाँ पर ईश्वर है? हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसमें हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेकिन हमें पूछा है नॉन कॉग्निटिव और जब विश्वास की बात कहीं पर की जाती है, विश्वास जो शब्द आ जाता है यानी हम मान के चलते हैं, हम अपनी जो परंपराएँ होती हैं, मान्यताएँ, ट्रेडिशन होते हैं कुछ, उसको मान के चलते हैं, पहले ही मान लेते हैं, ओके? तो आजकल तो लोग भी सरकार जैसा कह देती है उसी को सही मान लेते हैं। तो जब हम मान लेते हैं तो वहाँ पर विश्वास सत्य में विश्वास हमारा हो जाता है। हम पहले मान लिया कि बंदे ने जो कहा है, जो सरकारें वो कह रही है वो सही होगा, गलत थोड़ी कहेगी हमारी सरकार, ये हम मान लेते हैं। तो जब हम मानने की बात आती है तो इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, तर्क-वितर्क का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा यही इसका आंसर हो जाएगा डी सत्य में विश्वास। ये कौन है? नॉन कॉग्निटिव यही क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, ओके? इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं इस प्रकार के, तो इनको आपको ठीक से समझना है। ज़रूरी नहीं कि यही है, लेकिन कॉग्निटिव जब भी शब्द आपको मिले, तो आपको इतना समझना है कि वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है, तर्क-वितर्क यहाँ पर कुछ किया जा रहा है। हम अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग कर रहे हैं, लॉजिकल कुछ हम लगा रहे हैं और फिर वहाँ से क्वेश्चन अप्लाइड होगा और क्वेश्चन वो ही पूछा जाएगा। आप पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, वहाँ पर डेफिनेशन दिया होगा कि क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, 4 पॉइंट्स उसमें दिया होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन आपका नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे, उसको अप्लाइड करना नहीं सीखोगे, तब तक कोई भी बुक आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, जो कि लास्ट है आज की क्लास का हमारा। जो लास्ट क्वेश्चन है, ये है अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता कौन-सी है? यह सामाजिक विकास एक अधिगमकर्ता का यदि हो गया है, तो हम कब समझेंगे कि एक अधिगमकर्ता का लर्नर का सामाजिक विकास हो गया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके पास में। संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति यानी आपके जो सेंसरी होते हैं, उसमें उसको आप देख सकते हो, डायरेक्ट आप उसको देख सकते हो। इस प्रकार का कुछ होता है इसमें। दूसरा है संश्लेषणात्मक कल्पना शक्ति। इसमें सिंथेसिस होता है।
सिंथेसिस क्या होता है? एक तो होता है एनालिसिस, एनालिसिस में हमारे पास में कुछ फैक्ट रहेंगे, कुछ घटनाएँ रहेंगी, उसको हम एनालिसिस करेंगे, कुछ अच्छी हो सकती है, कुछ बुरी हो सकती है, इस प्रकार से एनालिसिस करेंगे। लेकिन एनालिसिस में हमारे पास में पहले कुछ ना कुछ डाटा ज़रूर होंगे और उसी को हम एनालिसिस करेंगे, ओके? जैसे कुछ इकोनॉमिक्स होते हैं, वो भी एनालिसिस करते रहते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे हो सकता है, इकोनॉमी कैसे चलेगी, तो वो डाटा का एनालिसिस करते हैं, ओके? तो जो भी एनालिसिस करने की बात की जाती है, उसमें क्या होता है एनालिसिस कौन कर सकता है? जो फिलोसोफर होते हैं, वो भी एनालिसिस करते हैं क्या? एनालिसिस के जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जिसको हम सिंथेसिस हम कहते हैं, जिसमें आपके पास में फैक्ट भी होते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ डिस्कवर करते हो, कुछ खोजने का प्रयास करते हो। फिलोसोफर क्या करते हैं, कुछ खोजते हैं, कुछ नया बनाते हैं। लेकिन जब हम एनालिसिस की बात करें, तो उसमें ज़्यादा आपको खोजना नहीं होता, आपके सामने फिक्स होते हैं, ये फैक्ट है, ये हो और उसकी सहायता से आपको कुछ बनाना है उसकी सहायता से, आपको उसको एनालिसिस करना है। जैसे मैं बात करूँ कि मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब मैं इसको पढ़ाने से पहले उनको स्टडी कर रहा था कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा था वहाँ पर मैं एनालिसिस कर रहा था कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार से पैटर्न एग्ज़ाम का है, तो हमें कौन-सा क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। तो मैं एनालिसिस कर रहा था लेकिन मेरे पास में पहले से फैक्ट थे, मेरे पास में पहले के 15 से 20 क्वेश्चन पेपर थे, उन्हीं को देखकर मैं ये सब देख रहा था कि हमें अब कैसे पढ़ाना है, इसमें कैसे बेहतर हम हो सकते हैं। लेकिन जब हम सिंथेसिस की हम बात करते हैं, संश्लेषणात्मक की हम बात करते हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेज होगा, एनालिसिस के नेक्स्ट स्टेज होगा जिसमें आपके पास में फैक्ट भी होंगे, लेकिन फैक्ट की सहायता से आप कुछ सोचना प्रारंभ कर दोगे, कुछ नया आइडिया लेके आओगे। ओके, कुछ नया आइडिया लेके आओगे जैसे फिलोसोफर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो कुछ नया लाते हैं। उसके पास तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ नया खोजने का प काम उनके द्वारा किया जाता है। तो वो लर्निंग का वो लास्ट स्टेज जब होता है, वो होता है सिंथेसिस होता है, जिसमें आप कुछ खोजना प्रारंभ कर देते हो। आप ये जानने का प्रयास करते हो कि आखिर ये हो क्यों रहा है? आप कारण जब जानने का प्रयास करना शुरू कर देते हो, अपने से कारण जानने का प्रयास कर देते हो, तो उन सबको हम कहते हैं सिंथेसिस हम कहते हैं। तो ये क्या है? ये कॉग्निटिव हो गया। ये कॉग्निटिव हो गया। संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति यानी आपके पास में जो सेंसरी है उसको आप देखोगे कि बंदा क्या कर रहा है, अगला क्या कर सकता है, आगे क्या कर सकता है, उसके हाव-भाव को देख के, उसके सेंसरी को देख के आप अनुमान लगा सकते हो। अपनी सेंसरी को आप देख के अनुमान लगा सकते हो। जैसे आपको लगता है कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें पीस हो जाए शांत हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कॉग्निटिव होता है इसमें भी। इसमें भी आपको रैशनैलिटी का प्रयोग करना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। मैंने बताया बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, तर्क-वितर्क का प्रयोग करना पड़े, थोड़ा भी सोचना समझना पड़े, तो उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव। तो ये भी कॉग्निटिव हो गया, ये भी कॉग्निटिव हो गया और लास्ट से पहले इसमें है स्वयं को दूसरों के साथ में संबंध करने की शक्ति, यानी स्वयं को दूसरों के साथ में, यहाँ पर क्या है दूसरों के साथ में और दूसरों के साथ में क्या है समाज। दूसरे इसके साथ में क्या हो गया यहाँ पर समाज हो गया। समाज के साथ में हम रिलेशन बनाते हैं, समाज को समझने का प्रयास करते हैं, ओके। तो इस प्रकार की बातें जहाँ भी होती है तो वहाँ पर हो जाएगा सामाजिक विशेषता कौन-सी है? स्वयं को दूसरे के साथ में संबंध करने की करने की शक्ति, ओके। तो इस प्रकार इसको देख सकते हो, ओके। और लास्ट है इसमें चिंतन क्षमता। चिंतन आपको करना है, कुछ सोचना है, समझना है, तो उसमें भी आपको कॉग्निटिव आपको चाहिए। ओके, इसमें भी आपको मानसिक विकास आपको चाहिए। तो 3 में इसमें मानसिक विकास होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारा जब सोशल डेवलपमेंट हो जाता है, तब हम दूसरे हमारे जो पड़ोसी हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं, कुछ नया करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ओके? तो इस प्रकार काम किया जाता है। तो ये था सही आंसर इसका, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनको आपको ध्यान रखना है। ऐसे जो पढ़ाया जा रहा है, उनको ठीक से पढ़ते रहिए आप। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के अंतर्गत इसी को कुछ आगे जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम वो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहीं से आएँगे, अप्लाइड यहाँ से थोड़ा और अप्लाइड हो सकता है। आगे जाके कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, अप्लाइड पोर्शन में करवाऊँगा जिससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, शब्द ऐसे ही आते हैं और इंग्लिश में कुछ-कुछ शब्द तो आपको पता होना चाहिए, हिंदी में नहीं समझ पाओगे। ये संविधि प्रत्यक्षीकरण यदि हिंदी में आएगा तो पता नहीं क्या समझोगे आप।
संश्लेषणात्मक क्या होता है? अब कि कई ऐसे भी होते हैं जिनका ना हिंदी अच्छा होता है, ना इंग्लिश अच्छा होता है, तो क्या करोगे? ओके, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा ध्यान रख लीजिए। कुछ शब्द है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत 40 से 50 शब्द यदि आपको पता है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। इंग्लिश आई, नहीं आई, कोई ज़रूरत नहीं है। 40 से 50 शब्द, कुछ शब्द पर हमने बात कर ली, 8 से 10 शब्द हमने देख लिए, आगे भी हम देखेंगे, थोड़े-थोड़े शब्द हम देखेंगे। यदि वो भी आपको पता हो गया, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ओके? लेकिन शब्द पर ध्यान दीजिए, आप शब्दों से ही आपका क्वेश्चन सही होगा। ऐसे पढ़ते जाइए, बुक्स में पढ़ते जाइए, रीडिंग लगाते जाइए कि ये लर्निंग की 4 विशेषताएँ होती है, उसकी 4 विशेषताएँ होती है। शिक्षक को ऐसा करना चाहिए, लेकिन उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं।